हेलो फ्रेंड्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ के जो भी करंट अफेयर्स हैं, यानी कि जो पिछले मंथ में जो भी हमारे नेशनल इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम इस क्लास में बात करेंगे। और यह हमारी जो क्लास है वो NCL एग्ज़ाम जो अभी नवंबर में होने वाली है उसमें, उसके साथ ही जो भी हमारे रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाले हैं उस पर्पज़ से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं हमारे अक्टूबर मंथ में। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने SERB पावर पहल लॉन्च की। 29 अक्टूबर 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने SERB पावर पहल लॉन्च की है। ठीक, जो यह योजना जो है भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं और अनुसंधान विकास प्रयोगशालाओं में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान वित्त पोषण कार्यक्रमों में लैंगिक असमानता को कम करने का प्रयास करेगी। ठीक ना? तो इसका मतलब यह होता है कि SERB पावर जो है, SERB फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, यह जो है SERB पावर, यह क्या है, एक ऐसा पहल है जो कि अनुसंधान क्षेत्र में यानी रिसर्च फील्ड में महिलाओं को अवसर प्रदान करेगी और साथ ही साथ महिला वैज्ञानिकों को इनके लिए तैयार किया जाएगा। क्लियर? तो कुल मिला के यह योजना किसके लिए है? महिला वैज्ञानिकों के लिए है। डॉक्टर हर्षवर्धन यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा शुरू की गई है SERB पावर पहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली पहल लॉन्च की है। ठीक, तो भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में मेरी सहेली पहल लॉन्च की है। यह पहल महिला यात्रियों की सुरक्षा पर केंद्रित है। साथ ही साथ सितंबर 2020 दक्षिण पूर्वी रेलवे में यह एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। तो जो मेरी सहेली है ये योजना है, किसके द्वारा शुरू की गई है? भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई है। किसके लिए शुरू की गई है? यह उन महिला यात्रियों के लिए शुरू की गई है जो कि क्या अकेले सफ़र कर रही होती हैं। ठीक ना? ये मुख्य रूप से उन महिलाओं के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है जो कि अकेले सफ़र कर रही हैं। साथ ही साथ उनको 182 नंबर के बारे में बताया जाएगा कि कोई प्रॉब्लम आती है उस कंडीशन में वह इस 182 नंबर पर कॉल करके अपनी हेल्प ले सकती हैं। क्लियर? तो ये है भारतीय रेलवे के द्वारा मेरी सहेली पहल योजना। बंगाल की खाड़ी में मालाबार अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो मालाबार अभ्यास का पहला चरण 3 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 6 नवंबर तक चलेगा। बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों की नौसेनाएं भाग लेंगी। और साथ ही साथ इसका दूसरा चरण होगा वह 17 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। ठीक, तो मालाबार अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ये क्वाड देश हैं जो कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं, उनके बीच में नौसैनिक अभ्यास होता है। ठीक, यह अभ्यास 1992 में भारत और अमेरिका के बीच हिंद महासागर में शुरू हुआ था। ठीक, 2015 में जापान में और 2015 में जापान इस अभ्यास का स्थायी सदस्य बना और 2019 में इस अभ्यास को जापान में, 2018 में फिलीपीन समुद्र में आयोजित किया गया था। ठीक, तो जो इसके सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं। ठीक ना? इनको क्वाड के देश भी बोला जाता है। तो मालाबार अभ्यास किन के बीच हो रहा है? ये 4 देश हैं। ठीक, नवंबर में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर हो रहा है? बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे। PM मोदी ने गुजरात के केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया। 30 अक्टूबर 2020 को PM मोदी ने गुजरात के केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री राज्य की 2 दिवसीय यात्रा पर 31 अक्टूबर 2020 को होने वाले एकता दिवस समारोह में भी भाग लिए। ठीक, इसका मुख्य बिंदु यह है कि यह जो हमारा आरोग्य वन जंगल है यह 17 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 380 से अधिक चयनित प्रजातियां हैं। इसमें एक सुगंध उद्यान, एक कमल ताल, योग और ध्यान उद्यान, डिजिटल सूचना केंद्र, आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाला एक कैफेटेरिया भी है। ठीक, प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल प्राणी उद्यान का भी उद्घाटन किया। पहली चीज़ आरोग्य वन का उद्घाटन किया, साथ ही साथ सरदार पटेल प्राणी उद्यान का भी आयोजन किया गया था। यह केवड़िया में जंगल सफारी के रूप में लोकप्रिय है। ठीक है, जो प्राणी उद्यान है वह जंगल सफारी के रूप में फेमस है। उन्होंने एक एकता मॉल का भी उद्घाटन किया। यह केवड़िया में बच्चों के लिए पोषण पार्क है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या क्या बनता है कि मोदी जी ने जो है केवड़िया में किसका उद्घाटन किया? तो आरोग्य वन का उद्घाटन किया। साथ ही साथ सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया जो कि जंगल सफारी नाम से जाना जाता है, और एकता मॉल का उद्घाटन किया। एकता मॉल में क्या है, क्या किस चीज़ फेमस है? तो यह जो है बच्चों के लिए पोषण पार्क है। ठीक, सरदार पटेल प्राणी उद्यान जो है जंगल सफारी है। और इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ और किया था केवड़िया में, वो आगे देखते हैं। भारत की पहली सी प्लेन परियोजना गुजरात के केवड़िया में शुरू। तो श्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती
31 अक्टूबर को अहमदाबाद में साबरमती नदी को केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाली गुजरात में पंच समुद्री विमान सेवाओं में से एक को शुरू किया। ठीक, इससे अहमदाबाद और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच की दूरी सिर्फ 1 घंटे में तय की जा सकेगी। इसका संचालन स्पाइस जेट कंपनी करेगी। तो जो सी प्लेन परियोजना है किसके द्वारा शुरू की गई थी? मोदी जी के द्वारा शुरू की थी। कहाँ पे? गुजरात के केवड़िया में शुरू की गई। ठीक, इससे क्या होगा? अहमदाबाद और स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो बीच की दूरी होगी वह केवल 1 घंटे में तय की जा सकती है। साथ ही साथ अगर बोले तो किसके द्वारा शुरू किया गया, इसका संचालन कौन करेगा? तो स्पाइस जेट कंपनी करेगी। क्लियर? तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए, भारतीय सेना ने सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया। 29 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना ने SAI नाम से फॉर सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, तो SAI नाम से एक मैसेजिंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। किसने? भारतीय सेना ने। यह भारतीय सेना के सैनिकों को सिक्योर वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाएं प्रदान करेगा। SAI मॉडल एक अन्य वाणिज्यिक एप्लीकेशन जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप संवाद के समान है। यह एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो भारतीय सेना द्वारा विकसित किया इस मोबाइल एप्लीकेशन को सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट यानी कि SAI कहा गया है। यह भारतीय सेना के कर्मियों के बीच सुरक्षित संचार की सुविधा प्रदान करेगा। तो SAI का संबंध किससे है? भारतीय सेना से है। SAI का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो SAI का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। यह एक मैसेजिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या है? मैसेजिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि से भारतीय सेना के कर्मियों के बीच में क्या करेगा? एक सिक्योर कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 अक्टूबर, तो क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस को किस रूप में 31 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को महान सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। देश के एकीकरण में उनका योगदान के लिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किन्होंने अदा की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अदा की थी। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 को की गई थी। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्लियर? किनके द्वारा ये शुरुआत की गई? राष्ट्रीय एकता दिवस शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 2014 में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद 550 से अधिक देशी रियासतों के एकीकरण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की हैदराबाद को भारत में शामिल करने में उनकी भूमिका काफ़ी अहम थी। वे 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक लगभग 3 साल से ज़्यादा देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे। भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क, ये क्वेश्चन बनता है, कई बार परीक्षाओं में आया भी है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया जाता है। ठीक, तो अगर देखें तो एक पर एग्जाम पर्पज से ये हमारा स्लाइड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस पर किस मैराथन का आयोजन किया जाता है? उसका क्या नाम है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। ठीक है, एक मैराथन है। चलिए देखते हैं आगे। केरल सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला पहला राज्य है। ठीक, केरल जो है सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला पहला राज्य है। केरल 16 कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इसमें सब्जियां, फल, कंद शामिल हैं। यह योजना किसानों का समर्थन करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। पहले चरण में सब्जियों की 16 विभिन्न किस्मों को शामिल किया जाएगा। नियमित आधार पर MSP मूल्य को संशोधित करने के लिए एक शर्त भी है। सब्जियों की उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। ठीक, इसमें सर यह है कि जो उत्पादन में जो लागत आई है उसका जो बेस प्राइस होगा उसके उत्पादन लागत का 20% ज़्यादा होगा। यह MSP सिस्टम की तरह ही कार्य करेगा। ठीक, मिनिमम सपोर्ट क्या प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। चलिए, फेनी ब्रिज दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि फेनी ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो फेनी पुल बांग्लादेश में रामगढ़ के साथ भारत के सब रूम को जोड़ने वाला 1.8 किलोमीटर लंबा पुल है। ठीक है, तो बांग्लादेश में रामगढ़ के साथ भारत के सब रूम को जोड़ेगा। यह पुल कितने किलोमीटर लंबा है? 1.8 किलोमीटर लंबा है। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि इस पुल का निर्माण दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं पुल के बारे में देखते हैं। यह पुल किस नदी पर? फेनी नदी पर ही बना है। फेनी ब्रिज किस नदी पर बना हुआ है? फेनी नदी पर बना हुआ है।
ठीक, किसके बीच? भारत में बांग्लादेश के रामगढ़ और भारत के सबरूम के बीच बनाया जाएगा। यह त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ेगा। ठीक, किसके बीच में? त्रिपुरा को बांग्लादेश से। इस पुल का निर्माण दिसंबर 2010 में शुरू हुआ। पूरा होने के बाद यह पुल भारत के पूर्वी राज्यों और पश्चिमी राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक होगा। इस पुल की आधारशिला आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा जून 15 में रखी गई थी। तो जो फेनी ब्रिज है, फेनी नदी पर बनाया गया है, त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ेगा। त्रिपुरा में किसको? सबरूम को, और बांग्लादेश के रामगढ़ को। और यह पूर्वी पश्चिमी राज्यों के बीच में एक प्रकार से ब्रिज का कार्य करेगा। क्लियर, उनके बीच में लिंक का कार्य करेगा। चलिए देखते हैं आगे। NPCI ने लॉन्च किया रुपे फेस्टिव कार्निवल। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रुपे फेस्टिव कार्निवल लॉन्च किया। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि रुपे फेस्टिव कार्निवल किसने लॉन्च किया? तो NPCI ने लॉन्च किया। NPCI फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। अब देखते हैं ये रुपे फेस्टिव कार्निवल है क्या। तो रुपे फेस्टिव कार्निवल रुपे उपयोगकर्ताओं को आकर्षक लाभ और छूट देगा। इसका उद्देश्य संपर्क रहित, सुरक्षित और कैशलेस भुगतान को प्रेरित करना है। ठीक ना, कुल मिला के क्या संपर्क रहित, विदाउट कॉन्टैक्टलेस, सिक्योर और कैशलेस। रुपे कार्ड धारक आकर्षक ऑफर की मदद से उत्सवों में आनंद उठा सकते हैं। ग्राहक प्रसिद्ध ब्रांडों पर 10 से 65% तक छूट का लाभ उठा सकेंगे। इसमें स्विगी, सैमसंग, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इत्यादि। तो इनमें जो है जो फेमस ब्रांड है उसमें 10 to 65% तक का बेनिफिट होगा। NPCI क्या है? अगर हम बात करें NPCI की, तो NPCI भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक सरकारी संगठन है। यह 2008 में स्थापित किया गया है इसे, और भारतीय रिजर्व बैंक और IBA द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक ना, इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन। NPCI कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी संगठन है। तो इसमें मेन क्या पूछेगा? रुपे फेस्टिव कार्निवल किसके द्वारा चालू किया गया है? NPCI द्वारा चालू किया। NPCI है क्या? NPCI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। यह एक गवर्नमेंट की एक संगठन है, ठीक ना, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको NPCI कंपनी एक्ट 2013 के धारा 8 के तहत क्या किया गया है? गैर लाभकारी संगठन के रूप में दर्ज किया गया है। क्लियर, यानी कि इसका जो स्थापना हुई कब हुई है? 2008 में हुई है। चलिए देखते हैं आगे। PM स्वनिधि योजना, यूपी ने शीर्ष रैंक हासिल किया। तो जो PM स्वनिधि योजना थी उसमें यूपी, भारत का यूपी जो राज्य है, ठीक, जनसंख्या में सबसे बड़ा, ने क्या किया है? शीर्ष रैंक हासिल किया है। 26 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश ने शीर्ष रैंक PM स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक ना, सॉरी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। उत्तर प्रदेश ने शीर्ष रैंक हासिल किया किसमें? PM स्वनिधि योजना में। राज्य ने अब तक सबसे अधिक ऋणों की मंजूरी दी है। ठीक ना, तो PM स्वनिधि योजना क्या है देखते हैं। तो यह योजना सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। यह सड़क विक्रेताओं की मदद के लिए, यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए शुरू की गई। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को रियायती दरों पर 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाता है। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर शामिल हैं। तो स्ट्रीट वेंडर को, जो कि कोरोना टाइम पे जिनका व्यवसाय खत्म हो गया, तो उनको एक प्रकार से क्या करेगा? संबल देगा। तो इस योजना के तहत लेनदार को ऋण प्रदान करने वाले बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्वयं सहायता समूह बैंक, माइक्रो फाइनेंस संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और सहकारी बैंक, ये इतने सारे जो संस्थान हैं ये क्या करेंगे? ये ऋण प्रदान करेंगे हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को, जो कि जिसके आधार पर वो क्या कर सकते हैं? अपने फिर से जो उनका व्यवसाय था उसको फिर से रीबिल्ड कर सकते हैं। तो PM स्वनिधि योजना कब चालू की गई थी? सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चालू की गई थी। इसका जो मेन एम था, उद्देश्य था, वो क्या था? स्ट्रीट वेंडर्स को रियायती दरों पर ब्याज देना। कितने ब्याज दिया जाएगा? 10,000 रुपये का ब्याज दिया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इस जो योजना है PM स्वनिधि योजना, इसमें यूपी ने पहली रैंक हासिल किया है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान सूर्योदय योजना, अब देखते हैं किसान सूर्योदय योजना क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किसान सूर्योदय योजना लॉन्च किया। तो पहली चीज़ तो यही कि मोदी जी ने किसान सूर्योदय योजना कहाँ से लॉन्च किया था? गुजरात से लॉन्च किया था। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई के लिए दिन के दौरान बिजली आपूर्ति प्रदान करना। तो कुल मिला के ये कृषकों पर आधारित है कि उनको सिंचाई के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति की जाए। इस योजना के तहत किसानों को सुबह 5 से 9 बजे के बीच बिजली आपूर्ति का लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने किसान सूर्योदय योजना के साथ PM मोदी ने 2 अन्य योजनाओं को भी लॉन्च किया। उन्होंने जूनागढ़ जिले के गिरनार में एक रोपवे का उद्घाटन किया। कहाँ पे? गिरनार में। और UN मेहता हार्ट इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया। UN
मेहता हार्ट इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया उन्होंने। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने 35 वर्षों बाद भारतीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की। तो भारत ने 35 वर्षों बाद किसकी अध्यक्षता की है? 35 वर्षों बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 23 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत ने 35 वर्षों के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है। वर्तमान में श्रम सचिव अपूर्व चंद्र को ILO की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया है। तो ILO गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष कौन है? अपूर्व चंद्र हैं, जो कि इसमें कौन है? श्रम सचिव भी हैं अपने भारत के। वे नवंबर 2020 में शासी निकाय की आगामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब देखते हैं मुख्य बिंदु। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक शासी निकाय सर्वोपरि कार्यकारी निकाय है। यह नीतियों, एजेंडा, कार्यक्रमों पर निर्णय लेता है और महानिदेशक का चुनाव करता है। वर्तमान में ILO से जुड़े कितने सदस्य देश हैं? 187 सदस्य जुड़े हैं ILO से, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से। भारत ILO के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह 1919 में वर्साय की संधि के तहत बनाया गया था। यह जो ILO था यह 1919 में वर्साय की संधि के तहत बनाया गया था और 1946 में एक विशेष एजेंसी बन गई थी। ठीक। ILO द्वारा बनाई जाने वाली रिपोर्ट देखते हैं कि मुख्यतः 2 प्रकार की रिपोर्ट बनाता है। पहला वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट और दूसरा ग्लोबल वेज रिपोर्ट। 2 रिपोर्ट बनाता है हमारा कौन? ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। कौन कौन से? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और ग्लोबल वेज रिपोर्ट। क्लियर। तो क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि ILO कितने सदस्य देश हैं? 187 सदस्य देश हैं। ठीक। श्रम सचिव कौन है? अपूर्व चंद्र, जिनको कि गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक ना। और भारत इसका अध्यक्ष बना है। 24 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पोलियो के बारे में जागरूकता फैलाना तथा इसके उन्मूलन के लिए कार्य करना है, मतलब उसको खत्म करने के लिए कार्य करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1988 में वर्ष 2000 तक पोलियो को समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। ठीक ना। 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या बोला कि हम 2000 तक क्या करेंगे? विश्व से पोलियो को समाप्त कर देंगे। परंतु अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे कुछ चुनिंदा देश हैं जहां पोलियो की समस्या मौजूद है। अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। ये क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग मानक विकसित करने वाली संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक ना, 7 अप्रैल को 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ILO के सदस्य देश कितने हैं? 187 हैं। और WHO के कितने हो गए? 193 सदस्य देश है। इसका उद्देश्य विश्व के लोगों को स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाना है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में इसका मुख्यालय है। एक क्वेश्चन यही बनता है कि इसका कहाँ पे उसका वो है मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। क्लियर। जेनेवा में। भारत भी इसका सदस्य देश है। भारत की राजधानी दिल्ली में इसका भारतीय मुख्यालय स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारतीय मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। और उसका जो इसका मुख्य मुख्यालय जो है, मेन मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो 24 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हुआ था। 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे और 24 अक्टूबर 1945 को यह लागू हुआ। ठीक। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर था वह कब लागू हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। ठीक। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र क्या है, जिसको हम UN ही बोलते हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति की स्थापना के लिए की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लीग ऑफ नेशंस नामक संगठन के स्थान पर की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। तो UN का जो फाउंडेशन है वो कब पड़ा? तो 24 अक्टूबर 1945 को। स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र के सदस्य कितने थे? 51 सदस्य देश थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 193 हो चुकी है और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ठीक। तो UN का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है?
अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ठीक, अभी थोड़ी पहले WHO को बताया था, WHO का कहाँ पे था, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मालाबार अभ्यास, नौसेना अभ्यास किया जा रहा है। तो 19 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार ने घोषणा किया कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। इसका मतलब है कि सभी 4 क्वाड देश इस अभ्यास में भाग लेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मालाबार अभ्यास कहाँ किया जा रहा है, बंगाल की खाड़ी में किया जा रहा है। किनकी नौसेना अभ्यास कर रही है, जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसी वर्ष शामिल हुई है इस मालाबार अभ्यास में, यानी कि क्वाड देश में आई है। इस अभ्यास में भाग लेने वाले देश जापान, भारत और अमेरिका हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया में भारत ने अभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया था। मालाबार अभ्यास क्या है, तो शुरू में भारतीय और अमेरिकी नौसेना के बीच यह अभ्यास आयोजित किया गया था। 1952 में शुरू हुआ था, ठीक ना। जापान अभ्यास में शामिल हुआ और 2015 में एक स्थायी सदस्य बना। 2018 में भारत ने अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी को अस्वीकार कर दिया था और बाद में भारत ने ही ऑस्ट्रेलिया को फिर से आमंत्रित किया इसमें भाग लेने के लिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हींग की खेती भारतीय हिमालय में शुरू की गई। तो भारत में पहली बार हींग की खेती की गई है, कहाँ पर, हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में, लाहौल और स्पीति वहाँ पे क्या जगह है, तो हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में हींग की खेती के लिए हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कार्य शुरू किया। हींग की खेती के तहत लगभग 750 हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा। अब देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो IHBT ने पहले देश में हींग और केसर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश के साथ भागीदारी की थी। भारत में हींग का उत्पादन नहीं किया जाता है। वर्तमान में हींग कहाँ से आता है, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से खरीदा जाता है, आयात किया जाता है। और इसी साथ में कश्मीरी केसर भी बताया। तो कश्मीरी केसर को हाल ही में GI टैग मिला है। तो कश्मीरी केसर को ही GI टैग मिल चुका है। इसे पहली बार मध्य एशिया प्रवासियों द्वारा कश्मीर में पेश किया गया। इसकी खेती जम्मू और कश्मीर के करेवा में की जाती है। क्लियर। इसकी खेती कहाँ की जाती है, जम्मू और कश्मीर के करेवा में की जाती है। तो ध्यान रखिएगा किसको GI टैग मिला है, कश्मीरी केसर को मिला है। लाहौल में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल में हींग की खेती शुरू की गई है। इसके पहले कहाँ से हमारा आयात होता था, तो उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से होता था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान सहकार योजना, इसके मुख्य तथ्य देख लेते हैं। अभी आयुष्मान सहकार योजना शुरू की गई है। 19 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार योजना लॉन्च की। यह योजना देश में सहकारी समितियों की सहायता के लिए शुरू की गई है। यह योजना सहकारी समितियों को देश में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहायता करेगी। तो किसके लिए शुरू की गई है, सहकारी समितियों की सहायता के लिए शुरू की गई सहकार, आयुष्मान सहकार योजना। सिंपल सी बात है, आयुष्मान स्वास्थ्य विभाग और सहकार योजना सहकारी समिति। तो देश में स्वास्थ्य देखभाल और संरचना महत्वपूर्ण निभाएगी इसको, सहकारी समितियों को, इसके लिए सहायता करेगी। तो यह है आयुष्मान सहकार योजना। किसके द्वारा शुरू की गई, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 अक्टूबर को मनाया गया विश्व सांख्यिकी दिवस। ठीक, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। विश्व सांख्यिकी दिवस की स्थापना कब हुई थी, शुरुआत कब की गई थी, 2010 में की गई थी। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा किया गया। इसे 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कोई क्वेश्चन पूछेगा तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट। कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट। इसमें इंपॉर्टेंट केवल ये है कुल मिला के इसकी थीम और उसको कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपिला अभियान। तो कपिला अभियान अभी हाल ही में शुरू किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में कपिला अभियान शुरू किया। कपिला का पूर्ण रूप क्या है, तो कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89th जयंती मनाने के लिए अभियान शुरू किया गया। उनकी जयंती को पूरे विश्व में विश्व छात्र दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। तो यहाँ से 2 चीज़ें निकलती हैं कि कपिला अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुरू किया था। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। और अगर हम बोले तो जो जयंती है इनकी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की,
तो उसको किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। विश्व छात्र दिवस किनकी जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, 16 अक्टूबर 2020 को ग्लोबल हंगर इंडेक्स लॉन्च किया गया था। यह वेल हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया है? वेल हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट ने 27.2 स्कोर के साथ भारत को गंभीर श्रेणी में डाला है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है किसके द्वारा तैयार किया गया? पहला क्वेश्चन तो किसके द्वारा? वेल हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा तैयार किया गया। इस रिपोर्ट में कितने देशों को वो किया गया है? 107 देशों पर ऑब्जर्व किया गया है। और भारत को कौन सी रैंक मिली है? 94th रैंक मिली है। क्लियर। कितने पॉइंट स्कोर किया गया है भारत के लिए? तो 27.2 स्कोर दिया गया है, जिसके कारण भारत को एक गंभीर श्रेणी में डाला गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो अर्थशास्त्र के लिए भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 का। तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया है? तो पॉल आर मिलोग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया। इन्होंने नीलामी के सिद्धांत ऑक्शन थ्योरी में सुधार के लिए नए नीलामी प्रारूपों का आविष्कार करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो पॉल और मिलोग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया अर्थशास्त्र का। फिर आते हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक ना, एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया इस बार शांति पुरस्कार, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। विश्व खाद्य प्रोग्राम जो है तो संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर परिस्थिति में योगदान देने की दिशा में अपनी भूमिका के लिए पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इसने युद्ध क्षेत्रों में भूखमरी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके कारण इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ठीक ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 में लुई ग्लक को उनकी कविता के लिए प्रदान किया गया है। 1996 विस्लावा सिम्बोरस्का के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कवि हैं। कौन? लुई ग्लक। याद रखिएगा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुई ग्लक को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। और मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए, मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हाक्टन को दिया गया है। इन वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक ना, कि कौन? हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हाक्टन, मेडिसिन का। फिर बात करते हैं भौतिक शास्त्र के लिए। तो नोबेल पुरस्कार एंड्रिया एम घेज, रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजेल को दिया गया है। ठीक, भौतिक शास्त्र का। एकमात्र भारतीय जिसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है 1930 में सर सीवी रमन को उनके रमन प्रभाव के लिए दिया गया था। ठीक ना, उनके रमन इफेक्ट की खोज के लिए दिया गया था सर सीवी रमन को। ठीक ना, भारतीय दिया था फिजिक्स का। फिर आगे देखते हैं रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार। तो रसायन के लिए जीनोम एडिटिंग के लिए एक पद्धति का विकास के लिए इमैनुअल चारपेटियर, जेनिफर एंड डूडना को दिया गया। इन वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीक विकसित की जिसे क्रिस्पर Cas9 स्निपिंग सीजर्स कहा गया था। ठीक, क्रिस्पर Cas9 का फुल फॉर्म क्या है? क्रिस्पर Cas9 क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। याद क्या रखेंगे इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। क्रिस्पर Cas9 का फुल फॉर्म क्या है? तो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोम रिपीट्स क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9। नोबेल पुरस्कार बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि नोबेल आर्थिक पुरस्कार की स्थापना 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक सेवरिंग्स रिक्स बैंक ने नोबेल फाउंडेशन को दान करके की गई थी। ठीक ना, सन 1895 में अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित किए गए पुरस्कारों में से एक नहीं है, लेकिन फिर भी इसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित पुरस्कारों में से नहीं है, लेकिन फिर भी इसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा प्रदान किया जाता है। ये याद रखिए कि किसके द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा प्रदान किया जाता है। या मरणोपरांत नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, कौन सा पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता? तो उसमें आएगा ऑप्शन, हमारा आंसर आएगा नोबेल पुरस्कार। ये जीवित रहने पे ही दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार को 3 व्यक्तियों से अधिक के बीच साझा नहीं किया जा सकता, परंतु किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है। 3 से ज़्यादा व्यक्तियों में साझा नहीं किया जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात आए जिसमें 3 से अधिक लोग हो तो उनको दिया जा सकता है। क्लियर। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा प्रदान किया जाता है नोबेल पुरस्कार। बेंगलोर रोज प्याज, मुख्य तथ्य, जीआई टैग, निर्यात और विशेषताएं देखते हैं, जो भी हाल ही में थोड़ा चर्चा में रहा है।
भारत सरकार ने हाल ही में बेंगलोर रोज प्याज के निर्यात को अनुमति दे दी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। बेंगलोर रोज प्याज को 2015 में एक भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। ठीक ना, ध्यान रखिए 2015 में बेंगलोर रोज प्याज को जीआई टैग दिया जा चुका है। इसमें एक अद्वितीय गहरा लाल रंग होता है। सामान्य प्याज के मुकाबले यह एंथ्रोसाइनिन, फिनोन और उच्च तीखेपन से भरपूर है। इसके अलावा ये फास्फोरस, प्रोटीन, लोहा और कैरोटीन में भी समृद्ध होते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में 2015 में इस प्याज को जीआई टैग दिया गया है। क्लियर। तो 2015 में जीआई टैग प्याज की किस प्रजाति को दिया गया है? तो बेंगलोर रोज प्याज को दिया गया है जीआई टैग। चलिए आगे बढ़ते हैं। परम सिद्धि भारत का सबसे तेज एआई कंप्यूटर। 5 अक्टूबर 2020 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने सबसे बड़े HPC एआई सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया। HPC एआई का पूर्ण रूप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। भारत में सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया था उसे परम शिवाय नाम दिया गया था। ठीक, तो परम नाम का पहला भारत का सुपर कंप्यूटर था। इसका निर्माण भी सीडैक द्वारा किया गया था। परम शिवाय ने 1,20,000 से अधिक गणना कोर और 833 टी फ्लॉप्स का यूज़ किया। किसका यूज़ किया? टी फ्लॉप्स का। टी फ्लॉप्स क्या होता है? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड का एक मेजरमेंट है, पैमाना होता है। ठीक ना। IIT खड़गपुर राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के तहत सुपर कंप्यूटिंग सुविधा प्राप्त करने का पहला संस्थान। तो पहला भारत का सुपर कंप्यूटर किस संस्था को दिया गया था? IIT खड़गपुर को दिया गया था। जापान का फुगाकू दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर जो कि प्रोसेसिंग स्पीड से, तो किसको दिया गया? कौन सा है? जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर। क्लियर। PM मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का उद्घाटन किया। अटल सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? हिमाचल प्रदेश में। यानी क्वेश्चन पूछता है अटल सुरंग कहाँ बनी है? तो हिमाचल प्रदेश में बनी है। सुरंग को लेह मनाली राजमार्ग पर पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाया गया है। पहली चीज़, क्या किस दर्रे के नीचे बनाया गया है? रोहतांग दर्रे के नीचे बनाया गया है। समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 8.8 किलोमीटर है। लंबाई 8.8 किलोमीटर है और यह सियाचिन ग्लेशियर और अक्साई चीन में स्थित सैन्य उपक्षेत्र को आपूर्ति करने के लिए मार्ग प्रदान करेगा। तो जो अटल टनल है कहाँ बनाई गई? हिमाचल प्रदेश में बनाई गई। किस दर्रे के नीचे बनाई गई? रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। किस राजमार्ग पर बनाई गई है? तो लेह मनाली राजमार्ग पर बनाई गई। इसकी लंबाई कितनी है? 8.8 किलोमीटर है। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। रोहतांग दर्रा देख लेते हैं। यह दर्रा कुल्लू घाटी और हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। यह दर्रा चिनाब और व्यास नदियों के बीच जल क्षेत्र पर स्थित है। ठीक, रोहतांग दर्रा चिनाब और व्यास नदियों के बीच जल क्षेत्र पर भी स्थित है। PM मोदी विजयराजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। तो 12 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयराजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? तो विजयराजे सिंधिया के सम्मान में। विजयराजे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता के रूप में भी जाना जाता है। विजयराजे सिंधिया की जन्म शताब्दी मनाने के लिए सिक्का जारी किया गया था। यह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी, विजयराजे सिंधिया। अब बात करते हैं सिक्का उन्होंने जारी किया है। तो सिक्का अधिनियम 2011 के तहत जारी किया, कॉइनेज एक्ट 2011। भारत में सिक्कों को सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार निर्मित किया जाता है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा नोट छापे जाते हैं। साथ ही करेंसी और सिक्कों का सर्कुलेशन RBI द्वारा किया जाता है। 1 रुपये का करेंसी नोट RBI के बजाय वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है। इसके अलावा सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा ही जारी किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी नोट होती है वो RBI के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन 1 रुपये का जो करेंसी नोट होती है और जो सिक्के होते हैं वह वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। अधिनियम कहता है कि एक सिक्के का धात्विक मूल्य सिक्के के अंकित मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। जो उसका धात्विक मूल्य है, धातु जो यूज़ की गई है, उसका जो टोटल मूल्य है वह सिक्के पर जो अंकित मूल्य है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सिक्कों को गला करके उसका दुरुपयोग किया जा सकता है या बाजार में सिक्के की धातु की बिक्री से बेचने के लिए है ना। चलिए आगे देखते हैं। राफेल नडाल फ्रेंच ओपन 2020 जीता। 11 अक्टूबर 2020 को स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया खिलाड़ी हैं, को हराकर फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब जीता। यह नडाल का 20वां ग्रैंड स्लैम और 13वां फ्रेंच ओपन खिताब है। तो जो अभी फ्रेंच ओपन 2020 हुआ उसको किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता। किसको हराकर? नोवाक जोकोविच को हराकर।
फ्रेंच ओपन 2020 की महिला श्रेणी के तहत ईगा स्वेटेक जो कि कहाँ की खिलाड़ी थी पोलैंड की खिलाड़ी थी। वह पहली खिलाड़ी बनी है पोलैंड की जो कि किसी भी ग्रैंड स्लैम को जीती हैं। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को मेजर्स कहा जाता है। वे 4 महत्वपूर्ण वार्षिक इवेंट्स हैं। 4 कौन कौन से? यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन। और फ्रेंच ओपन को रोलेस गैरोस भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है कभी। हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक, हर एक बिंदु महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षा की पर्पज से। तो ग्रैंड स्लैम को मेजर्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत 4 इवेंट होते हैं। कौन कौन से? यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। ठीक, महिला श्रेणी में ईगा स्वेटेक ने जीता भी, पोलैंड की खिलाड़ी हैं। राजेश्वर राव को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। 7 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार ने एम राजेश्वर राव को भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्ति दिलाई है। मार्च 2020 में यह पद खाली हो गया था जब पूर्व डिप्टी गवर्नर एन.आर. विश्वनाथन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले स्वास्थ्य मुद्दों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। तो क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन है? तो राजेश्वर राव हैं। किनके स्थान पर बनाया गया है? तो एन.आर. विश्वनाथन के नाम पर के स्थान पर बनाया गया है, जो कि अभी इस्तीफा दिए थे मार्च 2020 में। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट था। भानु कपिल को टी.एस. एलियट पुरस्कार के लिए चुना गया। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय मूल के ब्रिटिश कवि भानु कपिल को उनकी पुस्तक हाउ टू वॉश अ हार्ट के लिए इस वर्ष के टी.एस. एलियट पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुस्तक एक अप्रवासी अतिथि और एक नागरिक होस्ट के रिश्ते के भी बारे में लिखी गई है। तो टी.एस. कपिल को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सॉरी, भानु कपिल को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? टी.एस. एलियट पुरस्कार दिया गया है। उनकी किस कृति के लिए, किस रचना के लिए? हाउ टू वॉश अ हार्ट के लिए दिया गया है। क्लियर, चलिए, तो ये थी हमारी अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स थे, करंट इवेंट्स थे, नेशनल इवेंट्स थे। इसके बाद में हम आगे भी इससे टॉपिक बनाते रहेंगे, सितंबर के भी लेके आएंगे क्योंकि परीक्षाओं में पिछले एक साल का पूछता है। तो अभी इंटरनेशनल इवेंट्स भी आने बाकी हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इवेंट्स भी आने बाकी हैं। तो उसके क्लासेस हम आगे लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए चैनल साथ में, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको पहले मिलती रहे। ओके, थैंक यू।